नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, और जो अपना अध्याय चल रहा था वो था राजस्थानी साहित्य। अपन राजस्थानी साहित्य में जो पिछली क्लासें हुई अपनी, उनमें हम बात कर चुके हैं कई सारे इतिहासकारों के बारे में और उनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में, और उन ग्रंथों से अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जो बचे हुए अपने साहित्यकार इतिहासकार हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनके ग्रंथों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बात करते हैं अपन जीएच ओझा के बारे में। जीएच बोले तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जिनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था, और इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। और इनको क्या कहते हैं कि आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक। जबकि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो जीएच ओझा या पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा को कहा जाता है। और जो कर्नल जेम्स टोड है, उसकी एक पुस्तक थी इंग्लिश में लिखी हुई, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद भी किसने किया है, तो जीएच ओझा ने किया है। और आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक हो गया। इनके प्रमुख ग्रंथों की अपन बात करें तो इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान इतिहास का जनक, उनके जीवन चरित्र पर पूरा एक ग्रंथ लिखा है। उसके अलावा हम बात करें तो सोलंकियों का इतिहास लिखा है, उदयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, सिरोही राज्य, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन आदि राज्यों के बारे में इन्होंने इतिहास की जानकारी लिखी है। तो हम बात करते हैं जीएच ओझा के बारे में। तो आप हेडिंग डालें पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। क्या कहते हैं, जीएच ओझा। जीएच ओझा की अपन बात करें तो इनका जन्म तो हुआ है, जन्म हुआ है रोहिड़ा गांव सिरोही में। रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ। इन्हें आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक भी कहते हैं। फिर हमने इनके बारे में बात की कि इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, तो राय बहादुर की उपाधि दी थी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो कर्नल जेम्स टोड है, उनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद। कर्नल टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद किया है। ये बात होती है अपने जीएच ओझा के बारे में। इनके प्रमुख ग्रंथों की अपन बात करें कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ग्रंथ की अपन बात करें तो ग्रंथों में एक तो है कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र।
कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड के अलावा तो सोलंकियों का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। फिर और बात करें अपन उदयपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास। उदयपुर राज्य के अलावा बात करें अपन तो जोधपुर राज्य का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास। जोधपुर के अलावा सिरोही राज्य का इतिहास भी किसने लिखा है, तो वो लिखा है जीएच ओझा ने। और बात करें डूंगरपुर का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास। डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा राज्य का इतिहास। बांसवाड़ा के अलावा जो प्रतापगढ़ राज्य है, प्रतापगढ़ का इतिहास, इन सभी का इतिहास के बारे में किसने लिखा, तो वो लिखा है जीएच ओझा ने लिखा है। ये तो बात होती है अपने जीएच ओझा के बारे में। क्या बात की अपन ने कि जो जीएच ओझा, इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी। टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, तो ये अपन ने बात कर ली। आगे बात करते हैं अपन आगे के साहित्यकार के बारे में, तो वो है दुर्सा हाडा। कौन है दुर्सा हाडा, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जोधपुर के धुंधवा गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके, तो जो दुर्सा हाडा है वो अकबर के दरबारी कवि थे। लेकिन इनके अधिकांश ग्रंथ या काफी सारे ग्रंथ थे जो कि इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर लिखे। किसके ऊपर लिखे, तो महाराणा प्रताप के ऊपर लिखे। और जो दुर्सा हाडा है, इनके पीतल की मूर्ति अचलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है। इनके अपन प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं तो एक तो है विरुद्ध छत्री और करतार बावनी। कौन सी, विरुद्ध छत्री और करतार बावनो इनके प्रमुख ग्रंथ है। और जो विरुद्ध छत्री है वो किस पे लिखा है, तो वो महाराणा प्रताप पर लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं दुर्सा हाडा के बारे में। दुर्सा हाडा का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है धुंधवा गांव जोधपुर में। जन्म धुंधवा जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। और बात की अपन ने किसके दरबारी कवि है, तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। और अकबर के दरबारी कवि होते हुए भी इन्होंने कई सारे ग्रंथ जो महाराणा प्रताप पर लिखे हैं। इन्होंने कई सारे ग्रंथ महाराणा प्रताप पर लिखे हैं। इसके अलावा हमने बात की कई सारे ग्रंथ महाराणा प्रताप पर लिखे। इनकी पीतल की मूर्ति अचलगढ़ दुर्ग में लगी है। कहां पर लगी है, तो अचलगढ़ दुर्ग में लगी है। हम बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों की। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ तो है विरुद्ध छत्री। ग्रंथ विरुद्ध छत्री। विरुद्ध छत्री के अलावा करतार बावनो ये इनके प्रमुख। और ये जो विरुद्ध छत्री है ये किस पे लिखा हुआ है, तो महाराणा प्रताप पर लिखा हुआ ग्रंथ है इनका। ये बात होती है अपने दुर्सा हाडा के। आगे के अपन साहित्यकार इतिहासकार के बारे में बात करें
तो वो है महाकवि माघ। महाकवि माघ कहाँ के निवासी थे? तो भिनमाल जालोर के निवासी थे। और एक बात और, इनको जो महाकवि माघ है इनको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो एक ग्रंथ है शिशुपाल वध। कौन सा ग्रंथ है? शिशुपाल वध इनका प्रमुख ग्रंथ है। हम बात कर रहे हैं महाकवि माघ के बारे में। कहाँ के निवासी थे? तो भीनमाल जालोर के निवासी। भीनमाल जालोर के निवासी हैं। इनको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? तो महाकवि माघ को कहते हैं। इनके अपन ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो ग्रंथ कौन सा है? तो इनका ग्रंथ है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। ये बात होती है अपने महाकवि माघ के बारे में। आगे जो अपने साहित्यकार है उनकी बात करें तो वो है नथमल जोशी। किसके बारे में बात करें अपन? नथमल जोशी के बारे में। और जो नथमल जोशी है इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे प्रमुख। एक तो है दोरारो दोरी। दोरारो दोरी किस पे लिखा है? तो एलपी तेसीतोरी, जिनकी हम बात करेंगे अभी। एलपी तेसीतोरी का जीवन चरित्र लिखा है। कौन सा? दोरारो दोरी। और एक लिखा है इन्होंने अबे भटकी। कौन सा? अबे भटकी ग्रंथ लिखा है। उसके अलावा एक बींद दो बींदनी, एक बींद दो बींदनी, यह ग्रंथ भी किसने लिखा है? तो नथमल जोशी ने लिखा है। हम बात कर रहे हैं नथमल जोशी के बारे में। और जो नथमल जोशी है इनके ग्रंथ की बात करें तो एक ग्रंथ तो इन्होंने लिखा है, एक दोरारो दोरी। दोरारो दोरी। इसके अलावा कौन सा लिखा है? तो एक बींद दो बींदनी। किसने लिखा है? तो नथमल जोशी ने लिखा है। फिर हम बात करें एक कौन सा लिखा है? तो ये लिखा है आबे पटकी। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आबे पटकी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है नथमल जोशी के द्वारा लिखा गया है। फिर हम बात करते हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग की। किसके बारे में? जो अगले के इतिहासकार है अपने, वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। और जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। किनके? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। एक तो है अमर काव्य वंशावली। कौन सा है? अमर काव्य वंशावली, जिस ग्रंथ में अपन को जानकारी मिलती है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में। कब हुआ है? 1576 ईस्वी में। तो उसमें जो महाराणा प्रताप है और उनका भाई शक्ति सिंह, दोनों की जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है उसके बाद में इनकी मुलाकात कहाँ हुई है? तो वो हुई थी बलिचा राजसमंद में। इन दोनों की मुलाकात हुई। ये जानकारी अपन को कहां से मिलती है? तो अमर काव्य वंशावली से मिलती है। और इनका एक ग्रंथ है राज प्रशस्ति शिलालेख, जिसमें अपन को मेवाड़ इतिहास की जानकारी मिलती है। जो बप्पा रावल है मेवाड़ का शुरुआत से, वहां से लेकर जो राज सिंह का जो इतिहास रहा है वहां तक की अपन को जानकारी कहां से मिलती है? तो राज प्रशस्ति से मिलती है। हम बात कर रहे हैं रणछोड़ भट्ट तेलंगी, मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि
फिर हम बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में। ग्रंथ, तो एक तो ग्रंथ है इनका अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य अमर काव्य वंशावली। और जो अमर काव्य वंशावली अपन को इसमें किस प्रकार की जानकारी मिल रही है, तो वो है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप व किनकी, शक्ति सिंह की मुलाकात, शक्ति सिंह की मुलाकात बलीचा में हुई। कहां पे हुई थी, तो बलीचा में इनकी मुलाकात हुई। ये जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो अमर काव्य वंशावली से मिलती है। और इनका एक ग्रंथ और है, उसका नाम है राज प्रशस्ति शिलालेख। राज प्रशस्ति राज प्रशस्ति शिलालेख। और जो राज प्रशस्ति शिलालेख है, इसमें क्या मिलता है अपन को, मेवाड़ इतिहास की जानकारी। मेवाड़ इतिहास की जानकारी, किसकी जानकारी मिल रही है, तो मेवाड़ इतिहास की जानकारी। और मेवाड़ इतिहास की जानकारी 25 संस्कृत भाषा में छोटे छोटे शिलालेख लिखे हुए हैं। तो उसमें अपन को जो मेवाड़ इतिहास की जानकारी मिलती है, किसमें, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के 25 छोटे छोटे शिलालेख, 25 संस्कृत भाषा के छोटे छोटे शिलालेख, किसमें, राज प्रशस्ति शिलालेख में। यह बात होती है अपने रणछोड़ भट्ट तेलंग की। हम आगे बात करते हैं एलपी तेशी तोरी के बारे में। और जो एलपी तेशी तोरी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उदीना इटली में। कहां पर जन्म हुआ था, उदीना इटली में। और जो एलपी तेशी तोरी है, वो इटली के साहित्यकार थे। और इनको भारत में किसने बुलाया था, तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। किसने बुलाया था, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। और जो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने इनको भारत बुलाया, और ये आए थे 1914 ईस्वी में। कब आए थे, 1914 ईस्वी में भारत आए थे। और बात करें कि इनको जो डिंगल इतिहास है उसकी सर्वेक्षण के लिए बुलाया गया था। और जो डिंगल के कवि थे रामकरण ओसापा। कौन थे, रामकरण ओसापा, जिनको ये अपना गुरु बनाते हैं। और जो रामकरण ओसापा है उनको गुरु बना लिया। और रामकरण ओसापा ने एलपी तेशी तोरी को डिंगल का शिक्षक कहा था। क्या कहा था, डिंगल का शिक्षक कहा था। और जो एलपी तेशी तोरी है, उन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जानकारी भी किसने दी थी, तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो एलपी तेशी तोरी ने दी गई है। और इनके अपन प्रमुख ग्रंथों की बात करें, तो एक तो है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण इनका प्रमुख ग्रंथ है। और इन्होंने 2 पुस्तकें हैं, एक तो है पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी, और एक है बिट्टू सूजा की राव जयसिरो चंद। उन दोनों का प्रकाशन भी किसने करवाया है, तो एलपी तेशी तोरी के द्वारा करवाया गया है। तो नोट करें, एलपी तेशी तोरी। और जो एलपी तेशी तोरी है, इनके अपन जन्म, तो जन्म कहां हुआ है इनका, तो उदीना इटली। उदीना इटली के साहित्यकार हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बारे में, भारत कब आए थे, भारत में 1914 में, भारत में 1914 में आए थे।
और डिंगल सीखने के लिए डिंगल सीखने के लिए डिंगल सीखने के लिए डिंगल के कवि डिंगल के कवि रामकरण ओसापा को रामकरण ओसापा को अपना गुरु बनाते हैं। और डिंगल का शिक्षक भी किसने कहा था? तो वो कहा था रामकरण ओसापा ने इनको डिंगल का शिक्षक कहा था। रामकरण ओसापा ने डिंगल का शिक्षक कहा। किसे कहा? तो एलपी तेशीतोरी ने। और हम पहले बात कर चुके हैं नथमल जोशी, जिन्होंने इनके जीवन चरित्र पर कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो दोरारो दोरी नामक ग्रंथ लिखा है। इनके जीवनी पर इनकी जीवनी पर नथमल जोशी ने दोरारो दोरी ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो दोरारो दोरी ग्रंथ लिखा है। किसने? तो वो लिखा है नथमल जोशी के द्वारा लिखा गया है। फिर हमने बात की थी कि इन्होंने सर्वप्रथम किसकी जानकारी दी थी? तो कालीबंगा सभ्यता की। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी। किसने दी है? तो वो एलपी तेशीतोरी ने। हम बात करते हैं आगे इनके प्रमुख ग्रंथों की। तो इनका ग्रंथ के बारे में बात करें तो ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, ये इनका ग्रंथ है। प्रकाशन किसका करवाया? इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी तथा राव जेसिरो छंद का प्रकाशन करवाया। क्या करवाया? तो वेली कृष्ण रुक्मणी और राव जेसिरो छंद का प्रकाशन भी किसने करवाया है? तो वो करवाया एलपी तेशीतोरी ने। और एलपी तेशीतोरी ने जो बीकानेर का संग्रहालय बना हुआ है उसकी स्थापना भी की है। इन्होंने बीकानेर
एक मिनट, बीकानेर संग्रहालय की स्थापना किसने किया? तो वो किया एलपी तेसीतोरी ने। यह बात होती है अपने एलपी तेसीतोरी के बारे में कि एलपी तेसीतोरी की जानकारी। हम आगे के जो अपने साहित्यकार है या इतिहासकार है उनकी बात करें तो वो है मुनोत नेन्सी। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो मुनोत नेन्सी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो मुनोत नेन्सी है उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो जोधपुर में उनका जन्म हुआ है, ओसवाल जाति में। और जो मुनोत नेन्सी है उनको राजस्थान का राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का या मारवाड़ का क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। और जो जसवंत सिंह प्रथम हुए उनके दरबारी कवि थे। किनके? मुनोत नेन्सी जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। और एक इनका भाई था सुंदरदास, दोनों इनके दरबार में ही रहते थे। और जो राज्य का दीवान घोषित कर रखा था किनको? तो मुनोत नेन्सी को। किसने? जसवंत सिंह प्रथम ने। और जसवंत सिंह प्रथम ने इनको राज्य का दीवान घोषित किया। लेकिन कुछ समय के बाद जसवंत सिंह इन पर जो घोटाले का आरोप लगाते हैं और इनके भाई सुंदरदास को और मुनोत नेन्सी को दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। दोनों भाई वहां पर। और जबकि मुनोत नेन्सी काफी ईमानदार कवि थे। और जबकि ये बात इनको सहन नहीं होती है किनको? तो मुनोत नेन्सी को कि मेरे पर घोटाले का आरोप है। तो दोनों भाई वहां पर जेल में आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप नोट करें मुनोत नेन्सी के बारे में। मुनोत नेन्सी ओस्तवाल जन्म कहाँ हुआ है? पहले बात करते हैं अपन जन्म की। तो जन्म हुआ है जोधपुर में। जोधपुर में ओसवाल जाति में। ओसवाल जाति से ये किससे संबंधित थे? तो ओसवाल जाति से संबंध रखते थे। और किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि किसके थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। मुंशी देवी प्रसाद ने किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा। क्या कहा? कि राजपुताने का अबुल फजल कौन है? तो वो है मुनोत नेन्सी। अबुल फजल कौन है? ये भी शेरशाह सूरी का। किसका? शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। और जो शेरशाह सूरी है, सॉरी शेरशाह सूरी का नहीं, ये था उसका अकबर का दरबारी कवि था। और अकबर के ऊपर इसने अकबरनामा या आईने अकबरी ग्रंथ लिखा है जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। और बात करते हैं जसवंत सिंह प्रथम ने जसवंत सिंह प्रथम ने इन पर घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले का आरोप लगाया तथा जेल में इनके भाई सुंदर
दास के साथ में बंद कर दिया। क्या कर दिया था? तो जेल में दोनों भाइयों को, इनको मुनोत नैणसी को और इनके भाई सुंदरदास को, दोनों को बंद कर दिया साथ में। वहां पर दोनों भाई ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। ये बात होती है अपने मुनोत नैणसी के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक तो है मुनोत नैणसीरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है? तो मुनोत नैणसीरी ख्यात। और जो मुनोत नैणसीरी ख्यात है उसमें अपन को जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती। क्या जानकारी मिलती? जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती। और एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत। कौन सा ग्रंथ है? मारवाड़ परगनारी विगत, जो कि अपन को ये जानकारी देता है कि सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख हुआ है, वो हुआ है। और मारवाड़ के 6 परगने थे, उनकी जानकारी भी अपन को कहां से मिलती है? तो वो मिलती है मारवाड़ परगनारी विगत नामक पुस्तक से मिलती है। हम बात कर रहे हैं मुनोत नैणसी के ग्रंथ, और एक तो है मुनोत नैणसीरी ख्यात। और जो मुनोत नैणसीरी ख्यात है इसमें अपन को जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। और इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? तो मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगना री विगत। मारवाड़ के 6 परगनों की जानकारी। परगना बोले तो एक प्रकार से ठिकाना है। उनकी जानकारी भी अपन को कहां से मिलती है? मारवाड़ के 6 परगनों या 6 ठिकानों की जानकारी कहां से मिलती है? तो मारवाड़ परगना विगत किसने लिखी है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने लिखी है। इसके अलावा जो इसमें सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख, वो भी अपन को कहां से मिलता है? तो वो मिलता है मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ से मिलता है। इसके अलावा हम बात करें अंबिका दत्त व्यास के बारे में। जो अंबिका दत्त व्यास है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अबलाओं का इंसाफ। कौन सा? अबलाओं का इंसाफ। और हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है अबलाओं का इंसाफ। किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। हम बात कर रहे हैं अंबिका दत्त व्यास। ग्रंथ की बात करें तो वो है अबलाओं का इंसाफ। कौन सा है? तो अबलाओं का इंसाफ। और ये हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है अबलाओं का इंसाफ। फिर हम और बात करें जो महाराणा कुंभा हुए, उन्होंने भी काफी सारे ग्रंथ लिखे। तो उनके ग्रंथों की अपन बात करें तो महाराणा
महाराणा कुंभा। कुंभा के बारे में अपन चर्चा करें, इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं अपन, तो वो है संगीतराज, एक ग्रंथ तो है संगीतराज। संगीतराज ये जो संगीतराज है ये 5 भागों में बटा हुआ ग्रंथ है। इसके अलावा है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, राजवर्धन, हरवर्तिका आदि सारे इनके ग्रंथ हैं। संगीत मीमांसा, संगीत, हरवर्तिका, हरवर्तिका, गीत गोविंद पर टीका, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध के अलावा बात करें गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका, और बात करते हैं राजवर्धन, राजवर्धन, ये इनके प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन सा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, हरवर्तिका, सूड प्रबंध, गीत गोविंद पर टीका, राजवर्धन। और ये राजवर्धन है ना, जो कान्हा व्यास का एकलिंग महात्म्य है उसका प्रथम अध्याय है। किसका? कान्हा व्यास का एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, उसका प्रथम अध्याय कौन सा है? तो वो है राजवर्धन। और राजवर्धन किसने लिखा है? तो वो लिखा है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ये बात होती है अपने आज की क्लास की। जो प्रमुख प्रमुख साहित्यकार है उनके बारे में कौन से? सबसे पहला अपन ने देखा था जीएच ओझा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और टोड की पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, का हिंदी अनुवाद भी किया था। राय बहादुर की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी। इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में अपन ने चर्चा की। फिर अपन ने देखा था दुर्सा हाडा के बारे में। दुर्सा हाडा है, उनको जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर में। अकबर के दरबारी कवि थे। इनको कई सारे ग्रंथ महाराणा कुंभा पर प्रताप पर इन्होंने अधिकांश ग्रंथ लिखे अपने। और इनके पीतल की मूर्ति अचलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा? विरुद्ध क्षत्रिय और करतार बावनी। फिर अपन ने महाकवि माघ के बारे में देखा, नतमल जोशी के बारे में देखा, और रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में देखा, एलपी तेसीतोरी देखा, मुनोत नैणसी देखा, और अंबिका दत्त व्यास देखा, कुंभा के बारे में देखा। ये अपन ने जो प्रमुख प्रमुख इतिहासकार हुए उनके बारे में चर्चा कर ली। अपन और एक बात करें, मेघराज मुकुल, किसके बारे में? एक साहित्यकार और याद आ गए, मेघराज मुकुल। और जो मेघराज मुकुल है, इनका प्रमुख ग्रंथ की अपन बात करते हैं तो इनका प्रमुख ग्रंथ है सेनानी। जो किस पे लिखा हुआ है? तो वो लिखा है वो है हाड़ी रानी और रतन सिंह चुंडावत पर लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सा है? तो वो है सेनानी। हाड़ी रानी और उस पर लिखा हुआ है रतन सिंह चुंडावत पे। हम बात करें इसका एक ग्रंथ है उमंग। कौन सा ग्रंथ है? तो उमंग। आगे हम बात कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, एक साहित्यकार और है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने लिखा है पद्मावत। पद्मावत। और जो पद्मावत ग्रंथ है अपन को इसमें चित्तौड़ के प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है। कौन से शाखे की? चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे की जानकारी। और कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत। उसमें पद्मावत में अपन को चित्तौड़ के प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है। और बात करें अपन तो एक इतिहासकार हुए शिवदास गाडण। कौन है? शिवदास गाडण, जो कि गागरोन के शासक अचलदास खींची के दरबारी कवि थे। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अचलदास खींचीरी वचनी का, जिसमें गागरोन के प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है। क्या नाम है? शिवदास गाडण। शिवदास गाडण गागरोन शासक
गागरोन शासक अचलदास खींची के दरबारी कवि। ग्रंथ की बात करें इनका ग्रंथ, तो ग्रंथ कौन सा है? अचलदास खींची की वचनिका। अचलदास खींची की वचनिका नामक ग्रंथ किसका है? तो वो है शिवदास गार्डन का। और इसमें अपन को जानकारी क्या मिलती? गागरोन शाखे की, गागरोन के प्रथम शाखे की जानकारी। किसकी जानकारी मिल रही है? तो गागरोन के प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है। तो साथियों ये होते हैं अपने प्रमुख जो साहित्यकार हुए उनके बारे में। और इसी के साथ अपना जो राजस्थानी साहित्य का अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।